आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी के 1 से लेकर 10 एमसीक्यू को हमने सॉल्व किए। यदि इसमें से आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 से आज 20 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या आज इसमें नया मिलने वाला है। तो नया पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है तो अभिक्रिया की दर समय व्यतीत होने के साथ कम होती जाती है क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता कम होने लगती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। फिर भी 3, 4, 2 सब पढ़ते हैं। पहला हो गया। दूसरा क्या है? अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के दौरान हर समय एक सी रहती है। गलत। अभिक्रिया की दर ताप परिवर्तन निर्भर नहीं करती, करती है। गलत। अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। गलत। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सही वाला सरल होता है, जब कहता है नहीं है सही तब गलत दिक्कत आती है। 12वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इस तरह से कि ये सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछ चुका है। ये 1 नंबर में पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या कंसेप्ट है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर नीचे दी गई अभिक्रिया की दर के लिए निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा सही है? तो समीकरण देख रहे हैं। इस समीकरण में ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन ट्राईऑक्साइड यानी ब्रोमेट आयन और हाइड्रोजन आयन ब्रोमीन और पानी बन रहा है। और इधर चारों ऑप्शन में देख रहे हैं कि ब्रोमीन आयन का सांद्रता बटे टी, मतलब ब्रोमीन आयन की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित होती है, यानी ब्रोमीन आयन की क्या है रेट, किसके बराबर है, इसमें से तुलना करना है सही कौन सा है। तो आपको पता है जो कोफिशिएंट होते हैं डिवाइड में आ जाते हैं, जो भी कोफिशिएंट रहेंगे डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ ब्रोमाइड आयन के कितने कोफिशिएंट हैं? 5, तो उसकी सांद्रता के क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी ऐसे लिखेंगे इसको डेल्टा टी और इंटू 5 नीचे में। उस तरह से यह चयन का से साथ तुलना कर रहा है तो यह चयन की सांद्रता इसका गुणांक कितना है 6, तो नीचे हो जाएगा 6 डेल्टा टी। तो बताइए ऐसा ऑप्शन किस में है? किसी में नहीं है। 1 में, 2 में, 3 में नहीं है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, दिखाया जा सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 यहाँ जा सकता है तिर्यक गुणा करने पर, 6 यहाँ जा सकता है। तो मान लीजिए एक ही चीज़ को भी ले जा सकता है, केवल 5 को भी ले जा सकता है। तो जब यहाँ 5 चला जाएगा तो 5/6 दिखेगा। तो बताइए ऐसा समीकरण दिख रहा है आपको 5/6। ब्रोमाइड आयन, देखिए ब्रोमाइड आयन की सांद्रता बटे टी बराबर 5/6 यह चयन की सांद्रता और टी। तो ऐसा इक्वेशन कहाँ दिख रहा है? 3 में, यानी ऐसा आपको टाइप किस ऑप्शन में मिला है? 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा। बस आपको ये याद रखना है कि जो कोफिशिएंट यानी गुणांक रहते हैं वो बटे में चले जाते हैं, और यदि तिर्यक गुणा किया जाता है तो तिर्यक गुणा आपको करने आता है कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो देखिए हमें केवल ऑप्शन टिक नहीं करना है, कंसेप्ट भी जानना है। तो ऊष्माक्षेपी क्या होगा? तो आप किसी एक ग्राफ को देखिए, यहीं देख लीजिए। एक ग्राफ में देखेंगे इधर एक्स एक्सिस पे क्या है? अभिक्रिया निर्देशांक है। अभिक्रिया क्या है? निर्देशांक, यानी इंग्लिश में बोलें तो रिएक्शन कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन हो रहा है। और वाई एक्सिस पे क्या है? ऊर्जा। तो ऊर्जा अभिक्रिया को हम रिएक्टेंट कहते हैं और उत्पाद को प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम तुलना करें, यदि इसकी ऊर्जा, किसकी? रिएक्टेंट की ऊर्जा प्रोडक्ट से क्या है? कम है, प्रोडक्ट से कम है, तब अभिक्रिया क्या हो? ऊष्माक्षेपी, यानी इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा? धनात्मक होगा। और इसी का उल्टा कर दें, रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट क्या है? ज़्यादा हो, और प्रोडक्ट क्या हो? कम हो, तो अभिक्रिया क्या होगी? ऊष्माक्षेपी होगी। डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। कैसे? देखिए यहाँ ऊर्जा है, यदि उसकी ऊर्जा अधिक है और इसकी ऊर्जा कम है तो कितना ऊर्जा निकला है? डेल्टा एच ऊर्जा क्या हुआ? रिलीज हुआ है। अब रिलीज होने के लिए हम डेल्टा एच क्या करते हैं? नेगेटिव। और नेगेटिव क्या बताता है? ऊष्माक्षेपी निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला। यदि ऊष्मा शोषी के लिए पूछता तो कौन हो जाएगा? ख वाला। यदि साम्यावस्था होता तो क्या हो जाता? ग वाला। क्यों? क्योंकि देखिए तीनों में क्या है? ऊर्जा का केवल अंतर है। और इसमें यदि उसके उल्टा करके पूछें कि इन तीनों में कौन ज़्यादा स्थायी रहेगा उत्पाद, तो जिसमें उत्पाद की ऊर्जा कम हो वो ज़्यादा स्थायी रहेगा। तो पहले वाले में देखिए ऊष्माक्षेपी भी है और उत्पाद नीचे है, नहीं उत्पाद ज़्यादा स्थायी रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट पता हो गया होगा। चलिए 14वां क्वेश्चन। अभिक्रिया A+2B गिब्स C के लिए निम्नलिखित वेग नियम प्राप्त होता है। क्या नियम वेग प्राप्त होता है? वेग बराबर के वेग नियतांक है A की सांद्रता गुणे B की सांद्रता। तो बताइए ये किस कोटि की अभिक्रिया है? A के पावर में कितना है? 1, B के पावर में 1, यानी अभिक्रिया किस कोटि का है? द्वितीय कोटि की है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अब फिर इसमें क्या करा है? A की सांद्रता स्थिर रखते हुए अभिक्रियक B की सांद्रता दोगुनी करने पर वेग नियतांक का मान क्या होगा? समान रहेगा, दुगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आधा रह जाएगा। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं। अभिक्रिया कोटि क्या है? द्वितीय कोटि की है। और उसमें से यदि A की सांद्रता नियत कर दी जाएगी तो अभिक्रिया किस कोटि की हो जाएगी? एक। लेकिन उसमें कह रहा है कि इसकी सांद्रता यदि इसको हम x मान लेते हैं, B की सांद्रता कितना मान लेते हैं? x, और इसकी सांद्रता कितनी कर दें? दुगुनी। कितना कर दें? दुगुनी। तो बताइए इसका वेग क्या होगा? वेग क्या रहेगा? जब हम इसका सांद्रता 2x कर दे रहे हैं तो वेग पर
वेग का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि पहले से ये क्या है, द्वितीय कोटि की है, तो इसकी वेग भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, क्योंकि 2x हो रहा है ना, तो समान रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, यानी समान रहेगा। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत यानी कोलिजन थ्योरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत छांटना है आपको। यह अभिक्रिया करने वाले अणुओं अथवा परमाणुओं को कठोर गोले मानता है और उनके संरचनात्मक गुणों पर ध्यान नहीं देता। करेक्ट है, सही है। प्रभावी संगठनों की संख्या अभिक्रिया दर निर्धारित करती है, ये भी सही है। उत्पाद पर्याप्त दहली ऊर्जा प्राप्त अणुओं अथवा परमाणुओं के संघट्ट के परिणामस्वरूप बनते हैं, ये भी आधा सही है, लेकिन हम इसको चौथा पढ़ लें, उसके बाद पता चलता है कि चारों में से कौन गलत है। चौथा पढ़िए, संघट्ट के प्रभावी होने के लिए अणुओं को पर्याप्त दहली ऊर्जा और उचित अभिविन्यास के साथ टकराना चाहिए, ये एक पूरा स्टेटमेंट है, जबकि इसमें आधा है, यानी दहली ऊर्जा तो होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। चलिए 16वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मेमोरी बेस्ड है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 1.26 × 10⁻14 सेकंड में 50% पूर्ण होती है। कितना पूर्ण होती है, 50%। 100% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो आपको याद होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती, तो इसमें अनंत समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा, अनंत समय, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन में देखिए, प्रश्न बड़ा है, आंसर छोटा है। यौगिक ए और बी निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के अनुसार अभिक्रिया करते हैं, तो क्या करते हैं, A + 2B क्या दे रहे हैं, 2C। ठीक है, कोई भी समीकरण दिया है, अब उसमें क्या कह रहा है, समीकरण को ध्यान से पढ़ते हैं। किसी अभिक्रियक की सांद्रता स्थिर रखते हुए A अथवा B की सांद्रता में परिवर्तन किया गया और वेग को प्रारंभिक सांद्रता के कारक के रूप में मापा गया, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए, इस अभिक्रिया के वेग समीकरण के लिए सही विकल्प चुनिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें डेटा क्या दिया है, 3 डेटा है, जिसमें A की सांद्रता इधर है, B की सांद्रता इधर है और वेग C के बनने की दर इधर दिया है। तो देखिए, इसको थोड़ा इसमें ऊपर कर लूँ, हाँ ऐसे। चलिए, तो 3 जब 0.30 है, B के भी 0.30 है, तो अब C के बनने की रफ्तार कितनी है, 0.10 है। ठीक, अब B दूसरे वाले में देखिए, जब उस A की सांद्रता नियत है, लेकिन B की सांद्रता कितना कर दी गई, उसका दुगुना कितना कर दिया गया, 0.6 कर दिया गया। तो C के बनने की रफ्तार देखिए कितना गुना बढ़ रहा है, 0.1 से कितना गुना बढ़ रहा है, 4 गुना। 0.1 से कितना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, अब फिर तीसरा देखिए, तीसरे में देखेंगे, तो ये जब दुगुना किया गया है और B कांस्टेंट रखा गया है, तो कितना गुना बढ़ रहा है, केवल 2 गुना बढ़ रहा है। कितना गुना बढ़ रहा है, 0.1 से 0.2 हो रहा है। तो किस प्रकार का ये वेग स्थिरांक यानी वेग समीकरण दिखाएंगे, तो ऑप्शन आपके सामने है। ये A² नहीं, दर A इंटू B का स्क्वायर, बिल्कुल सही। देखिए, जब हम A को कांस्टेंट रख रहे हैं और B का क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, यानी मान लीजिए x B का है तो इसका 2x कर रहे हैं, तो कितना गुना होगा, 4x², यानी हम B के मान लें कितना, x, और A तो कांस्टेंट है और इसका दोगुना कितना होता है, 2x, और 2x के पावर में कितना, स्क्वायर। तो जब हम 2x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4x। यानी किस तरह का हम वेग समीकरण दिखा सकते हैं, दूसरा, दर बराबर KA इंटू B का होल स्क्वायर, यानी ये क्या है, इस समीकरण से द्वारा ये उसको हम दिखा सकते हैं, जबकि B² देखिए किसी में नहीं है, केवल इसी में है। ठीक, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अगला, उत्प्रेरक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन नहीं है। सही कथन नहीं है, सही कथन नहीं है, ध्यान से सुनिए। यह अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है, सही है। यह अभिक्रिया का डेल्टा G उत्परिवर्तित कर देता है, बिल्कुल गलत, यानी सही नहीं है। फिर भी तीसरा चौथा पढ़िए, यह वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को परिवर्तित नहीं करता, सही है। चौथा पढ़िए, यह क्रियकों और उत्पाद की सकल ऊर्जा को कम करके वैकल्पिक क्रियाविधि देता है, बिल्कुल सही है। 4 सही, 3 सही, 1 सही। तो कौन गलत, दूसरा क्या है, गलत। लेकिन ये गलत कह रहा है कि गलत कौन, कथन नहीं है, सही कथन नहीं है। तो सही कथन दूसरा सही कथन नहीं है, तो गलत वाला ही ये पूछ रहा है, तो गलत है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, 19वें में क्या कह रहा है, एक छद्म मतलब झूठा आभासी, या इसको स्यूडो बोलते हैं इंग्लिश में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान अल्प मात्रा में उपस्थित अभिक्रियकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, नहीं करता है। ठीक है, अभिक्रिया अधिक में उपस्थित अभिक्रियकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, बिल्कुल यही करता है, जो अधिक में उपस्थित होगा वेग स्थिरांक का मान उसी पर निर्भर करता है। तीसरा है, अभिक्रियकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल ताप पर निर्भर करता है, गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, छद्म या प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसमें जो आधिक्य मतलब जैसे चीनी के जल अपघटन कराते हैं तो पानी ज़्यादा लेते हैं, तो पानी की सांद्रता वेग को प्रभावित नहीं करता, लेकिन वेग स्थिरांक को प्रभावित करता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधिक्य में उपस्थित
अभिक्रियकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्राफ अभिक्रिया ए गिव्स बी और बी क्या है, ए और बी आपस में क्या है, साम्य अवस्था में है। विचार कीजिए, अभिक्रियकों तथा उत्पादों दोनों ही सांद्रता समय के साथ चरघातांक से बढ़ता है, चरघातांक से बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अभिकारकों और उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन की सही व्याख्या करता है? तो आपको पता होगा, क्या पता है कि जब अभिकारक से प्रोडक्ट बी बनता है तो ए घटता है, बी बढ़ता है, और जब बी घटेगा तो ए बढ़ेगा, यानी जब उस साम्य में होंगे। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि जब सांद्रता ए की क्या होगी, घटेगी, तो बी की क्या होगी, बढ़ेगी। तो किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो सीधा सीधा मतलब रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो देखिए रिएक्टेंट में ए है, घट रहा है, और प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगता है, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय